गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गौरव सर उपस्थित हैं आपकी सेवा में। कल करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस वीडियो कल का लेक्चर में था। आज अपन शुरू कर लेंगे उसके बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 तक शायद हुआ था, मैं देख लेता हूं, और उसके बाद जो है सो क्वेश्चन 20 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो आज से जो क्वेश्चन होगा वो कराते हुए हम लोग बढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, चलिए आपका सब कुछ ऑन है, साउंड आ रहा होगा प्रॉपर, ओके आ रहा है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक फटाक से और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। चलिए सबका एग्ज़ाम, सबका तैयारी बढ़िया चल रहा है ना सबका? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि यही तो एक है कि जहाँ से आप ज़िंदगी के सफलतम प्रयास करते रहते हैं कि एग्ज़ाम का समय है, ईमानदारी से पढ़ते हैं। और एक बात जान लीजिए कि मेहनत का कोई उस दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई दूसरा बात ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप मेहनत जब करते हैं इसका फल भगवान देते हैं। इसलिए आप जितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं आपका फल ज़रूर मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है, सबके साथ बना हुआ दुआएं हैं। आप क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल करंट का आ रहा है। ठीक है, चलिए आपका पता है कि क्वेश्चन नंबर आंसर कराते हुए जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 विद्युत वाहक बल व्यक्त करता है, तो ये आपका आंसर आया था इकाई आवेश की ऊर्जा, क्लियर कर दिए थे वीडियो में। दूसरा है अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम लगाइएगा, कम नहीं बहुत कम आंसर होगा, 3 नंबर आंसर होगा 2 का। तीसरा नंबर क्वेश्चन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, यानी इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ऑप्शन 2 जाएगा 3 का। चौथा नंबर क्वेश्चन इनमें से सबसे अधिक विशिष्ट चालकता किसकी होती है? तो चांदी की चालकता अधिक होती है, जिसकी चालकता अधिक होगी उसकी विशिष्ट चालकता भी अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार तब भी समानुपाती आई होता है, जहां प्रतिरोध जो होता है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य रूप से व्यवहार किया जाने वाला फ्यूज बना होता है टीन और शीशा का, टीन 63%, शीशा 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध केवल पदार्थ पर और तापमान पर निर्भर करता है। यहाँ पदार्थ ऑप्शन है, इसलिए 7 का 3 आंसर लगाइएगा। फार्मूला से जाएंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए फार्मूला से नहीं जाना है। आपको बताना है कि सब तार अलग अलग होते हैं, जिस मटेरियल का बना होगा उस मटेरियल का पर निर्भर करेगा, यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन बताए थे कि खींच कर दोगुनी की जाती है। खींच कर होगा तो n स्क्वायर करेंगे, तो दोगुनी तो 2 का स्क्वायर, दोगुनी 4, 4 पंचे का 20, यानी कि 8 का आंसर 4 होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत फिलामेंट 3 घंटे जलने के बाद 0.4 मिली एम्पियर की धारा दर्शाती है, तो 3 घंटे को आप क्या करेंगे, सेकेंड में बदल लेंगे, 3600 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे, उसको 3600 गुना 4 कर दीजिएगा। तो इसका आंसर हम लोग करा दिए थे पिछले क्लास में। अगर बनाना भी चाहें तो देख लीजिए, इसको अगर बनाना चाहते हैं तो आवेश की मात्रा Q बराबर होता है IT, और I आपका हो गया 0.4 गुना 10 के पावर -3, क्योंकि मिली एम्पियर है, गुना टाइम हो गया कितना, तो 3 घंटे है तो 3 गुना 3600 कर दीजिए, 3600। ठीक है, तो ये 108 होगा, 108 गुना 4 करिएगा तो हो जाएगा 432 करिए, आंसर आएगा। ठीक है ना, ऐसे करके सवाल करा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक फटाक जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है विभवांतर क्या होगा, तो V है, V बराबर होता है IR, तुरंत गुना कर लेंगे, I का मान 2 है और R का मान 8 है, आंसर कितना हो गया 16 वोल्ट, आंसर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन धातु धातु की जो धातु में ताप में वृद्धि होती है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। प्रतिरोध कम होता है, गलत हो जाएगा, आंसर सदा बढ़ता होगा। यही अर्धचालक अगर होता तो उसको कहते कम होता है, सदा कम होता है। अर्धचालक में दिया, धातु पूछा है, इसलिए आंसर 2 लगेगा। तीसरा, किस पदार्थ के ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है, तो अर्धचालक में ताप में वृद्धि होने पर प्रतिरोध कम होता है। अर्धचालक इसमें क्या है, कार्बन, 12 का 1 जाएगा। 13 नंबर, जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर रूप से जोड़िएगा तो करंट वृद्धि होगा, और श्रेणी क्रम से जोड़िएगा तो वोल्टेज वृद्धि होगा, तो यहाँ पर धारा क्षमता में वृद्धि होती है, तो आंसर 2 जाएगा, 13 का 2। 14 नंबर, किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। पहला नियम बताता है KCL यानी कि करंट लॉ, और दूसरा नियम बताता है KVL यानी वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज नियम, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
तो यहाँ पर द्वितीय नियम क्या हो गया, केवीएल। पहला नियम क्या हो गया, केसीएल। बता चुके हैं, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। तो द्वितीय नियम होगा केवीएल। केवीएल होगा किस पे, ऊर्जा संरक्षण से। और अगर आपका केसीएल होता पहला नियम तो ये होता, पहला नियम अगर होता, पहला नियम पूछता तो फर्स्ट लॉ होगा आवेश संरक्षण पे, और द्वितीय नियम होगा केवीएल जो होगा ये सेकेंड लॉ होता है, इसको केसीएल बोलते हैं। तो आंसर होगा केवीएल। यहाँ पर द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम सेकंड लॉ, तो आंसर जाएगा ऊर्जा संरक्षण से। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, ये उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध माप सकता है। केवल अल्प की बात करेंगे तो बताएंगे केल्विन डबल, और सबसे अधिक की बात करेंगे इसमें से उच्च की बात करेगा, उच्च की बात करेगा तो कुचालक पदार्थ का प्रतिरोध होता है सबसे अधिक, इसका आंसर लगाना मेगा। ठीक है, लेकिन अल्प की बात करेगा तो इसको बोलेंगे केल्विन डबल, केल्विन डबल। लेकिन दोनों की बात करेगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। इसके बारे में बता चुके हैं कि ये जो होता है ये सबसे एक्यूरेट, यानी कि जिसमें कि त्रुटि सबसे कम होती है, त्रुटि रहित मापन कौन करता है प्रतिरोध का, तो उसका आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज करता है। ये पूछ चुका है रेलवे इलाहाबाद 2014 में, याद है मुझे। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर से धारा, संतुलन जैसे ही होगा, बैलेंस होगा, तो गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट प्रभावित होगी, शून्य धारा प्रवाहित होती है। 16 के बाद 17 नंबर पर चलेंगे। दो विद्युत बल्ब शक्ति दिया हुआ है, पूछता है प्रतिरोध का अनुपात। तो आप समझिए इसको, V²/R होता है, और यहाँ पर समान धारा, समान वोल्टेज का है, देखिए ना, समान वोल्टता, यानी V समान है तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। तो पूछा प्रतिरोध का अनुपात, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P होगा, यानी कि जो इसका ऑर्डर 200-100 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, R1/R2 जो होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 100/200। उल्टा कर देना है केवल, जो जैसे जैसे मान लो यहाँ 100-200 देता, 200/100 लिखते, 200-100 हटे 100/200, उल्टा कर देना है, समझ गए। तो आंसर हो जाएगा 1:2। तो आंसर 1 जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है, जूल ने दिया था इसका नियम, और इस पर जो होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर जो भी उपकरण होते हैं, जैसे कि आपका फ्यूज है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, बल्ब है ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, आपका ट्यूबलाइट है ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, हीटर है ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो इस तरह से जितने पूछेगा फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है, रासायनिक प्रभाव पर काम करता है कि चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है कि आपका ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो आपको बताना पड़ेगा, जो ये सब फ्यूज होता है उसमें ऊष्मीय प्रभाव पर होता है, रासायनिक प्रभाव पर बैटरी काम करता है, और चुंबकीय प्रभाव पर आमीटर वोल्टमीटर काम करता है। ठीक ना, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जानते हैं कि ऊष्मा जो होती है I²RT होती है। तो देखो H समानुपाती क्या हो गया, R के हो गया, तो प्रतिरोध क्या हो गया, समानुपाती, तो इसके प्रतिरोध के समानुपाती, आंसर लिख के जाएगा 18 के 1। 19 नंबर, शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि आसुत जल जो होता है, आसुत जल वो विद्युत का कुचालक होता है। हम फास्ट इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं कि ये हो चुका है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री C होता है, इसलिए इसका आंसर लगाना 4। 3500 के बाद क्या होगा, पिघल जाएगा। 3500 पर क्या होगा, 3500 डिग्री C पर, उस पर भी पिघल जाएगा, उससे कम पर नहीं पिघलेगा। तो देखो कम वाला ये है, इस पर नहीं पिघलेगा, इस पर नहीं पिघलेगा, लेकिन इस पर क्या होगा, पिघल जाएगा, इस पर भी पिघल जाएगा, लेकिन लगभग बोला है कौन सा होगा, तो 4 डिग्री कम वाला। 3500 के बाद जो होगा वो आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, एक फराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ये भी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। पूछा था कहीं पर कि क्या ये निम्नलिखित में से कौन नियत मान है, तो गैस कांस्टेंट जो होता है R भी नियत मान होता है, आपका फराडे कांस्टेंट जो F होता है ये भी नियत मान होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G जो होता है वो भी नियत मान होता है, प्लांक कांस्टेंट जो होता है PH है ना, ये भी होता है नियत मान। तो ये पुस्तक निम्नलिखित में से किसका किसका नियत मान होता है, तो 96,500 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको बताना पड़ेगा आपको। 96,500 कूलम होता है एक फराडे, जो कि एक नियत मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारा आज का क्लास है, यहाँ से हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कल तक ये क्लास था, यानी कि आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे करंट चैप्टर का, तो आप चले जाइए विस्तृत जानकारी के लिए आप चले जाएंगे किसमें, तो प्लेलिस्ट में, एग्जाम क्रांति के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ प्लेलिस्ट में कल का वीडियो देख लीजिए, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का पहला वीडियो कौन सा है उसको सिलेक्ट करके पढ़ लीजिए। 21 तक आंसर मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कहता है कि एक चालक में प्रभावित हो रही 2 एम्पियर धारा 10 सेकेंड में 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो ऊष्मा H बराबर होता है I²RT। ठीक है, अब जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या दिया है, I
मान दिया कितना 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर कर लिए। आर का मान पूछ ही रहा है, देखो प्रतिरोध कितना है पूछ रहा है, तो आर का मान टाइम कितना है 10 सेकेंड। और यहाँ उष्मा कितना उत्पन्न करती है, तो उष्मा उत्पन्न करती है 80 जूल, तो यहाँ लिख देंगे 80। अब तुम देखो 2 दूनी के 4 80 है, तो कितना में 20 मर्त पे कट जाएगा। यहाँ 10 है, 10 दूनी के 20 मर्त में, यानी आर बराबर कितना हो गया 2 ओम। आर बराबर कितना हो गया 2 ओम, तो आंसर कितना लगे 2। क्लियर है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, बस फार्मूला देखिए, उस पर सवाल 1-2 बार लगा लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सब ओके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सर्किट वाला सवाल लेकर के सारा आएंगे, अभी हम लोग फार्मूला बेस्ड करते हैं, सर्किट को तोड़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लेकर आ रहे हैं 20 क्वेश्चन फिर सर्किट का, जिसमें सिर्फ यानी कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट सर्किट जो आपको डर लगता है ना, वो डर खत्म करने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, कल का वीडियो या ये वीडियो खूब शेयर करो। बच्चों का बहुत इलेक्ट्रिक करंट बहुत ये खराब है, मतलब डर लगता है उसको, तो सर्किट वाला सवाल गलती कर देता है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉन टेक है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, तो भूल जाते हैं लोग। तो आपका ये सब सही हो जाएगा। बोलता है कि चुंबक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक धारावाही चालक पर बल लगता है जिसकी दिशा मिलती है। आप तो जानते हो कि दाहिना हाथ से फ्लेमिंग का जो आपका जो दिशा ज्ञात करते हैं डायरेक्शन, तो हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम लोग इसकी दिशा ज्ञात करते हैं। ये तो सही चीज़ है, लेकिन ये अंगूठा ऐसे कर लीजिए, अंगूठा घुमा लीजिए ऐसे, अंगूठा देखो यहाँ पर जो आपका बीच वाला उंगली है जिसको मध्यमा कहते हैं, मध्यमा आपके दिल की तरफ है, तो निश्चित रूप से करंट मारेगा, तो करंट की दिशा ये हो गई बीच वाला। तो यानी कि बीच वाली उंगली क्या बतलाता है, तो करंट की दिशा बतलाती है। उसके बाद ये जो है 4 फिंगर, जिसको चौथा बोलते हो, ये चौथा, ये जिसको तर्जनी बोलते हो क्या, हाँ, तो ये चौथा फिंगर 4 फिंगर जो होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगी। बीच वाला फिंगर क्या होगा, वो दिल की तरफ है, करंट मारती है ना, तो करंट की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और थंब बल की दिशा बतलाती है। दोनों हाथ से जब लेंगे, बाएं हाथ हो या दायां हाथ हो, दोनों हाथ में सब कुछ सेम है, लेकिन देखो ये जो उंगली है, जो मध्यमा है दाहिना हाथ का, वो धारा बतलाती है, धारा की दिशा। लेकिन जब बाएं हाथ का जब बात करेंगे ना, जब भी, जैसे कि जानते हैं कि आपका जो मोटर है वो बाएं हाथ के नियम पर है, जनरेटर दाहिना हाथ के नियम पर है। जनरेटर का हैंडल घुमाते हैं दाहिना हाथ से, मोटर का स्विच दबाते हैं बाएं हाथ से। तो ठीक है, जब दाएं हाथ दाहिना हाथ होगा तो ये वाला याद रखना, देखो धारा ही है, लेकिन देखो 2 बात है। एक ये है कि एक मध्यमा यहाँ जो है, बाएं हाथ का मध्यमा, वो धारा बतलाती, धारा की दिशा, लेकिन दाहिना हाथ का मध्यमा जो होती है वो प्रेरित धारा, इंडक्टिव करंट को बतलाती है। तो यही अंतर है बाकी सबसे में। ये उंगली क्या बतलाया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्या बतलाया, बल की दिशा। अब मध्यमा में जो है, दाहिना हाथ की उंगली मध्यमा है तो धारा, अब बायां हाथ का मध्यमा है तो प्रेरित धारा। इतने में काम खत्म हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। और ये चुंबकीय धारावाही चालक पर बल लगता है तो दिशा मिलती है। सबसे पहली बात ये है कि इसका तो आंसर समझ में आ गया दाहिना हाथ के नियम से, कोई दिक्कत नहीं है। वाम हस्त गलत, ये है वाम हस्त के नियम से कौन सा हो जाएगा, मोटर हो जाएगा। दाहिना हस्त के नियम से जो पूछेगा और क्या होता है, तो जनरेटर। ठीक है, इतना चीज समझ गए। 1 मिनट बस वेट कीजिएगा। इतना समझने के बाद हो गया, खाना खा लिए, छोड़ दीजिए, दिन में ही बना था ना, तो हाँ चाहिए, जाइए घर जाइए। तो चुंबकीय धारावाही चालक पर बल लगता है तो आपका दक्षिण हस्त नियम है, ठीक है, दाहिना हाथ के नियम से। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा मोटर में कौन सा नियम लगता है और जनरेटर में कौन सा नियम लगता है और कौन सा उंगली क्या बतलाती है, तो ये क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अब बात आती है कि सर ये कौन बतलाया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखते हैं तो बल लगता है, ये कौन बतलाया था, तो ये बतलाए थे फेराडे साहब ने बतलाया था। फैराडे ने बताया था कि जब किसी धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो बल उत्पन्न होता है। उस बल की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम दक्षिण हस्त नियम से दी जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन है यही है, किस नियम से दी जाती है, पूछेगा कौन दिया, ये बतलाया कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में, इफ वी कैरिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स इज एक्सर्टेड व्हिच इज गिवन बाय द फैराडे ने कहा कि जो किसी धारावाही चालक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो बल उत्पन्न होता है। तो फैराडे के नियम पर ही जनरेटर मोटर का सिद्धांत आया। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे हम लोग बैटरी पढ़ते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है तो भी फैराडे के बारे में बताते हैं, मोटर जनरेटर भी फैराडे के बारे में बताते हैं। क्योंकि जब बल उत्पन्न नहीं होता तो मोटर घूमता नहीं,
ठीक है, तो बल उत्पन्न हुआ इसलिए इतना सारा कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो किसने दिया ये नियम? फैराडे ने। तो बल लगता है इसकी दिशा कैसे? दक्षिण हस्त नियम से। मोटर में कौन सा नियम? तो बायां। जनरेटर में कौन सा नियम? दायां। हो गया। तीनों उंगली में बात करेंगे तो अंगूठा क्या बतलाएगा? बल के। दोनों हाथ में ये क्या बतलाएगा? बल। ये क्या बतलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो पिछला उंगली है, पिछला उंगली में दायां हाथ है तो ये बताएगा धारा, बायां हाथ है तो प्रेरित धारा। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑरेस्टेड का प्रयोग दिखलाता है। तो ऑरेस्टेड का प्रयोग दिखलाता है जब बात होगी तो कबूतर आ गया है। चलो पुत्र, कबूतर आ गया है क्लास में। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। और ये कबूतर को लगता है कि इनका घर है, लेकिन ये तो मेरा ही घर है। चलो भागो। तो ऑरेस्टेड का देखिए, आप यहीं से पढ़ लीजिए। कबूतर का मुझे डर लग रहा है कि मेरे बोर्ड को फोड़ न दे। तो ऑरेस्टेड का प्रयोग दिखाता है। तो ऑरेस्टेड का प्रयोग दिखाता है तो ऑरेस्टेड ने बतलाया था कि जब विद्युत धारा जो होती है ना, जब उसमें मान लीजिए कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर में हम लोग बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगा दिए तो निश्चित रूप से धारा बहेगी। अगर धारा बहेगी तो धारा जो बहेगी वो किस प्रभाव पर होगा? तो चुंबकीय प्रभाव पर होगा। आपका आंसर होगा 24 का 3। आपका आंसर होगा 24 का 3। आंसर होगा 24 का 3। तो ऑरेस्टेड का प्रयोग दिखलाता है। तो सबसे पहले बताएगा, सबसे पहले कौन बताया था कि जब धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होते हैं? कौन बताया था? तो जब धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होती है, ये बताया था ऑरेस्टेड ने। किसने बताया था? ऑरेस्टेड ने बतलाया था कि जब धारा बहती है तो जब मान लो कोई ये करंट है, मान लीजिए कि कोई ये चालक है, डर लग रहा है, ये कबूतर आ गया है। ये आई करंट अगर फ्लो करती है तो इसके चारों ओर ना एक फील्ड जनरेट होता है, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन उत्पन्न करता है? तो ये कहता है ऑरेस्टेड साहब ने सबसे पहले बताया। किसने? अच्छे से याद रखें, 1893 ईस्वी में ऑरेस्टेड ने बतलाया कि कोई धारावाही चालक के ओर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। किसने बताया? ऑरेस्टेड ने बताया। तो ऑरेस्टेड का प्रयोग दिखाता है कि विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव होता है? चुंबकीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है निश्चित रूप से किसमें? दाहिने हाथ के नियम से। आपको बताया कि अभी उंगली जो बताता है वो किसमें? दाहिने हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है। उपरोक्त में से चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में बोलता है किसी भी धारावाही चालक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, किसी भी धारावाही चालक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो एक बल उत्पन्न होता है। बल किसने कहा था? फैराडे ने कहा था। यही तो चीज़ है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करता है। किसने कहा था? फैराडे ने कहा था। क्लियर है दोस्त? देखो क्या है ना कि मेरे घर में 2 कबूतर है 2 कबूतर है, वो बच्चा भी दी है। तो हम क्या कि हम आज जहाँ पर फ्लैट लिए हैं ना, वहाँ अकेले रहते हैं। तो ठंडी का मौसम है, हम कबूतर को नहीं भगाए, क्योंकि चलो इसका बच्चा बड़ा हो जाएगा, पंख हो जाएगा, अपने उड़ जाएगा। अब पता नहीं वहाँ से उड़ तो गया, पंख देखे तो बड़ा हो गया था। हमको लगता है फिर दिया या फिर नया कपल आया है, लगता है कि इनका अपना घर है, ये रेंट देते हैं। तो हम भगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मतलब ठंडा का मौसम में भगा देंगे तो भाई पाप लिखेगा, ऐसा लगता है हमको। इसलिए अभी ये देखा कि इस टाइम में लाइट जल रही है, क्या बात है, और सब दिन तो डिस्टर्ब नहीं करता, पता नहीं ये जगे हुए हैं आज। ठीक है, तो मैनेज करना तुम लोग आज। चलो, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न करती है। किसने कहा? फैराडे ने कहा। क्लियर है? 26 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन डाला हूं मैं, अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फैराडे के प्रयोग से सिद्ध होता है, अच्छे से देखिएगा, फैराडे के प्रयोग से सिद्ध होता है कि धारावाही चालक पर बल उत्पन्न होता है जब उसे किस क्षेत्र में रखते हैं? तो जब उससे चुंबकीय क्षेत्र। एक ही बात बार बार आ रही है, यानी कि सोचो एक ही कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बल उत्पन्न होता है। बल उत्पन्न होता है, ये एक लाइन से कितना क्वेश्चन बन गया। यानी किसने कहा? तो फैराडे ने कहा। किस क्षेत्र में? तो चुंबकीय क्षेत्र में। क्या लगता है? तो बल लगता है। 3 तरह के क्वेश्चन। यहाँ क्या पूछा कि तो उसे रखा जाता है किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में। कबूतर सुन रहा है गौर से, तो उसके बच्चे पर हम हमला तो नहीं करेंगे। एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V वेग से गतिमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर बल लगता है। गौर से देखिएगा। हाँ,
F बराबर होता है, पहले समझिएगा बात को, F बराबर एक्चुअली में होता है क्यू भी क्रॉस बी। अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा सा फार्मूला जो है सो +2 में चला गया, लेकिन इसी से इसका आंसर बनेगा, इसलिए गौर से देखिएगा थोड़ा। कैसे मैं डरा हुआ हूँ उस समय, कबूतर आके चोंच ने मार दे मुझे। तो एफ क्यू जानते हो कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, तो इसको तोड़ लेंगे हम, क्यू भी बी साइन थीटा, तोड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए बोला है बी और भी जो है ना समांतर है, क्या है ये समांतर है, समांतर है तो बी और भी के बीच कितना एंगल होगा, तो समांतर का मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 0, यानी कि जो बी की दिशा है ना वही भी की दिशा है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर अगर 0 डिग्री रखेंगे, बी और भी समांतर है, थीटा बराबर 0 डिग्री रखोगे तो रख दीजिए क्यू भी बी साइन कितना डिग्री 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है, तो यानी क्यू भी बी गुना 0 करेंगे तो यानी बल का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप अच्छे से समझिएगा, यानी आपको अगर ट्रिक ही लेना है ना, अगर आपको ट्रिक लेना है समझना है तो आप सीधा समझ लीजिए कि समांतर कहेगा ना तो बल का मान 0 दे देना, क्योंकि समझते हैं एक चीज़ को कि मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं बी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग क्या बोलते हैं बी से डिनोट करते हैं। अगर किसी भी धारावाही चालक को हम लोग रखेंगे ऐसे, ये चालक है इसको भी इसी दिशा में रख देंगे तो आपको ये फ्लक्स काटेगा नहीं काटेगा। अभी देखिए दूसरा फिगर और क्लियर होगा, मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, दूसरा फिगर बना दिए, ये भी बी है, इसके अंदर क्या कर दिए हम, एक चुंबकीय क्षेत्र एक चालक को रख दिए, लंबवत खड़ा कर दिए, कितना डिग्री है 90 डिग्री है, 90 डिग्री में पूरा का पूरा फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं पूरा काट दी, तो क्या मतलब क्या हो गया, यहाँ बल का मान क्या हो जाएगा अधिकतम, क्योंकि यहाँ एंगल कितना है 90 डिग्री, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, यानी कि मैक्सिमम मान जाएगा क्यू भी बी। तो अगर सोचिए कि अगर समांतर की जगह यहाँ लंबवत लिखा रहता तो लंबवत लिखा रखता तो आंसर क्या होता क्यू भी बी, लंबवत अगर रहता समांतर नहीं रहता था क्यों भी, लेकिन अगर समांतर रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए समझना पड़ेगा बात को, जो क्वेश्चन क्या दिया है, अगर समांतर देगा ना तो आपका आंसर लगेगा क्या 0, बल है, बल का मान 0 होगा, क्योंकि कोई फ्लक्स नहीं कटेगा यहाँ पे। लंबवत अगर रखेंगे तो पूरा फ्लक्स काट देगा तो बल का मान क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो समझ गए, आंसर को अच्छे से याद रखिएगा, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर है, समांतर भी वेग से गतिमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश पर बल 0 लगेगा। लेकिन अगर बोलता कि एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत भी वेग से गतिमान है, तो चुंबकीय क्षेत्र का कारण आवेश पर बल जो होगा वो अधिकतम होगा। कभी कभी आपको 0 अधिकतम न्यूनतम के रूप में भी दे सकता है ऑप्शन, तो आपको अभी मारना क्या है, समांतर रखा जाता है तो आंसर मारेंगे बल 0 है, लंबवत रखा जाता है तो बल का मान अधिकतम जो कि होगा क्यू भी बी। अब फॉर्मूला ये आपके सामने, इसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, आमीटर को विद्युत परिपथ में, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को हम लोग समांतर में लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं। यही दो क्वेश्चन पूछेगा, आमीटर किस में लगाते हैं श्रेणी क्रम में, आंसर हो गया 1। आमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में, वो डिटेल से पढ़ा देते हैं जब आमीटर बना के बनाते हैं, लेकिन अभी हमको क्या करना है, बोर नहीं करना आपको। तो आमीटर को हम लोग विद्युत परिपथ में किस लगाते हैं श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को हम लोग लगाते हैं किसमें, समांतर क्रम में। आमीटर से क्या मापते हो आप लोग, तो आमीटर से हम लोग मापते हैं करंट, और वोल्ट मीटर से क्या मापते हो आप लोग, वोल्टेज मापते हैं, ठीक है। और आमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो न्यूनतम सबसे कम, यानी आदर्श आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है आदर्श स्थिति में, या फिर सबसे अधिकतम मान, और प्रैक्टिकल मान जो होता है वो मेगा ओम रहता है। कितना आंतरिक प्रतिरोध वोल्ट मीटर क्या होगा, मेगा ओम। और यही चीज़ समझना है, वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अधिकतम अनंत होता है, आमीटर का आंतरिक प्रतिरोध सबसे कम यानी 0 होता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम वाला आंसर लगेगा 1 नंबर, आंसर 29 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। चलो ये क्वेश्चन देखो आपके सामने आ गया, हम बता रहे थे जो कि दाहिना हाथ अगर होगा तो ये पिछला उंगली ही धारा बताएगा, तो धारा दाहिना हाथ से हम लोग धारा बताएंगे, सिंपल धारा, और लेकिन ये जो होगा इंडक्शन करंट बताएगा बायां हाथ। तो यहाँ पर कौन सा आंसर लिखाएंगे, प्रेरित धारा, तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है, वाम हस्त नियम लगेगा। और दाहिना होगा, दक्षिण हस्त नियम होगा, तो वहाँ पर सिर्फ धारा पूछेगा, धारा की दिशा क्या किससे ज्ञात करते हैं, तो दक्षिण हस्त नियम से। लेकिन आपको पूछेगा प्रेरित धारा की दिशा किससे प्राप्त होती है, तो आपको बताना पड़ेगा प्रेरित धारा की दिशा जो होती है वो
वाम हस्त नियम से ज्ञात है, ठीक है। दाहिना हाथ से धारा, बायां हाथ से प्रेरित धारा, ठीक। तो इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो किस सिद्धांत पर होता है? तो देखो जो भी है डायनेमो जो होता है, सब सिंपल बात करना है कि डायनेमो जो भी डायनेमो पूछेगा, जनरेटर पूछेगा, ये मैग्नेटिक इंडक्शन पर किसका मैग्नेटिक इंडक्शन का हिंदी समझ लीजिए। मैग्नेटिक से हो गया चुंबकीय, इंडक्शन का मतलब हो गया प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का अंग्रेजी होता है इंडक्शन, समझ गए ना। इंडक्शन का हिंदी होता है प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण इंग्लिश हिंदी शब्द हो गया, अंग्रेजी हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने ये नियम दिया था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो पूछेगा कौन दिया था? चुंबकीय, फैराडे से क्या ये हो गया चुंबकीय, और इंडक्शन से हो गया प्रेरण। समझ में आ गया? तो चुंबकीय प्रेरण, ये फैराडे ही बोला जो डायनामो जो होगा या मोटर जो होगा या जनरेटर का छोटा रूप में डायनामो होता है, चुंबकीय प्रेरण पर इसका आंसर जाएगा, ठीक है। बहुत सही। तो डायनामो का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स को फाई बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर, ठीक है। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल, ठीक है। और अगर बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है ये टेस्ला, जीटी, गॉस, इसका होता है गॉस, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग टेस्ला। क्या बोलते हैं? टेस्ला। तो बोलता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर कितना होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगर पूछेगा इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो बताएंगे गॉस होता है। अगर पूछेगा फ्लक्स का, ये फ्लक्स पूछा है ना भी, फ्लक्स फाई, इसको फाई से नोट करते हैं। ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वेबर। और सीजीएस मात्रक क्या होगा? मैक्सवेल। यहाँ पर देखिए क्या है, वेबर है ना, सही। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आंसर क्या होता है? टेस्ला होता। क्लियर है? नेक्स्ट, लेंज का नियम किस सिद्धांत के आधारित पर? लेंज कहता है कि जिसके कारण वोल्टेज डेवलप होता है, इंडक्शन होता है, उसी कारण का विरोध करता है। लेंज का नियम क्या होता है? जो अपने अंदर उत्पन्न हुई विभव को वोल्टेज का विरोध करता है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर काम करता है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम पर काम करता है। और होता है ना कि मान लीजिए कि वोल्टेज डेवलप होता है, सपोज कीजिए कि हम लोग किसी धारावाही चालक को ले जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो वोल्टेज उत्पन्न होगा। तो वोल्टेज क्या होगा? जितनी फ्लक्स कटेगी उसके समानुपाती होगा फ्लक्स रेट के, तो d/t। इसको बोलते हैं हम लोग d∅/dt। और इसमें क्या होता है कि समानुपातिक हटाते हैं तो माइनस एक n लगाते हैं, फिर लिखते हैं d∅/dt। और आपको समझना है ये निगेटिव साइन जो होता है वही लेंज का नियम बतलाता है। लेंज का नियम जो होता है अपने अंदर उत्पन्न हुई वोल्टेज को बोलते हैं, यही वोल्टेज है, इसी को भी लिख सकते हैं आप। इसका ये विरोध करता है, यानी विपरीत दिशा में बल लगाता है। ये लेंज का नियम जो होता है वो ये लेंज का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। याद रहेगा, खूब पूछता है क्वेश्चन। 39 का आंसर जाएगा 1, 39 है कि 33 है, 33 का आंसर जाएगा 1। 34 नंबर, स्व प्रेरक तत्व की बीमा क्या होती है? समझ गए? देखो दो तरह का प्रेरक तत्व होता है, एक होता है म्यूचुअल, ये इसको बोलते हैं सह प्रेरकत्व, सह प्रेरकत्व। एक होता है स्व सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। दो तरह की होती है। यहाँ पूछा आपको स्व प्रेरकत्व की बीमा क्या होती है। स्व प्रेरकत्व की जो बीमा होगी वो, उसको स्व को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ में होता है सो, इसका मतलब होता है प्रेरकत्व, ठीक है। तो इसको यानी कि इसको डिनोट करते हैं हम लोग एल से। किसे डिनोट करते हैं? एल से, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, कैसे इसका बीमा निकालेंगे, तरीका समझ लीजिए आप। तरीका समझ लीजिए क्या होता है। तरीका ये होता है कि ऊर्जा जो होती है इंडक्शन में, यानी इसके इंडक्टर के अंदर, प्रेरक के अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है, ऊर्जा का पहले फॉर्मूला सीख लीजिए। ऊर्जा ई फॉर एनर्जी, ऊर्जा बराबर ½ Li²।
अब पता आई क्या है, धारा, आई क्या है, धारा, एल क्या है, स्वप्रेरकत्व, और हाफ क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई बीमा तो होता नहीं है, तो ई हो गया आपको, जोड़ लीजिए ml² T⁻²2 किसका हो गया, ई का, ऊर्जा का तो जानते हैं आप, हाफ का कुछ नहीं होगा, तो एल को छोड़ दीजिए, एल यहाँ हो गया, और आई इसका मतलब क्या, एम्पियर का स्क्वायर, बीमा लिख रहे हैं आप, ये यदि उस तरफ जाएगा तो माइनस लग जाएगा, यानी एल का बीमा होगा वो ml² T⁻², और एम्पियर का पावर -2 आंसर होगा। आंसर खोज लीजिए। हाँ, एम्पियर अगर नहीं दे, एम्पियर अगर नहीं दे तो आपको करंट भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर एम्पियर की जगह पर आई का स्क्वायर भी हम लोग दे सकते थे, इसलिए इसको हम लोग, गलत नहीं है, कभी ये आंसर भी हो सकता है और कभी आपका ml² T⁻², ए के बदले में आपका आई का पावर -2 हो सकता है। आपका आंसर क्या हो गया? तो देखो, किसी भी चीज़ की बीमा लिखना टफ नहीं है, किसी भी चीज़ की बीमा लिखना टफ नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद रखेंगे तो आपका बीमा लिखा जाएगा अच्छे से। देखो, खूब शेयर कर देना। आप लोग क्या करते हो कि आप जानते हो जो क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंटेंट बता रहे हैं, आपको कोई फालतू बात नहीं कर रहे हैं, क्लास के अंदर कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, हमको मुफ्त ज्ञान देना है लोगों को और एग्जाम में मदद करना है। मैंने अपील भी किया लोगों से कि मैं यहाँ सिलीगुड़ी से लाइव होता हूँ अपने क्लास के अंदर, मेरा 3 BHK फ्लैट है, मैं अकेले रहता हूँ, यहाँ पर 10 से 15 लोगों को आराम से सुला सकता हूँ, उसके खाने की व्यवस्था कर सकता हूं, और जितने बच्चे एग्जाम देने NTPC के आ रहे हो वो आराम से यहाँ रहना, सिलीगुड़ी में कहीं होटल वगैरह नहीं लेना, बहुत ज़्यादा महंगा होटल देगा तुमको, तो आप यहाँ मेरे से रहना, गुरुजी से मिल लेना, मेरा प्यार ले लेना, मेरा आशीर्वाद ले लेना, तब जा करके आप क्या करना, एग्जाम में उतरना। बहुत लोगों का सिलीगुड़ी सेंटर हो रहा है, मुझे कई कॉल आए हैं, मैंने फेसबुक पर अपडेट भी कर दिया है कि आपका एग्जाम सिलीगुड़ी सेंटर होता है, तो बेशक आप कहीं मत रुकें, आप मेरे घर पर रुकें और यहाँ से आप एग्जाम देने जाए, मेरी दुआएं लेके जाए, मेरे से मिल के जाए, आपका एग्जाम बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा। हम आपका स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार हैं। यहाँ पर कई टेक्नीशियन भी हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो भी लोग, भाई लोग, बहन लोग यहाँ आते हैं, सबका स्वागत हम लोग करेंगे, सबको एग्जाम अच्छे से दिला के फिर विदा करेंगे। ठीक है, यही मैसेज था आपके लिए, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ तो हम लोग अपनी तरफ से करें। बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, खाना तक ठीक से नहीं खाते हैं। हम सोचते हैं कि वो आएंगे तो कम से कम इस बार बहुत बेहतरीन खाना खिला के खुश करके एग्जाम दिला के एकदम विदा करना है, अच्छा लगेगा। हम लोग कभी आ जाइए, ठीक। हाँ, 34 का स्वप्रेरकत्व की बीमा होती है, तो निकाल दिए फॉर्मूला से। अच्छे से देखिएगा वीडियो को, मेहनत कीजिएगा, बहुत अच्छा क्लास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ही, ये इसी तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन सर्किट वाला सवाल, फोटो वोटो वाला, तो मैंने सबको एक स्लाइड बना दिया, उसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। 100 मिली एम्पियर शेयर कीजिए अपने फेसबुक वगैरह पे, ताकि लोगों को पता नहीं चल रहा, बहुत लोगों को, इतने कदर करने वाले लोग सब हैं तो मैसेज नहीं पहुंच रहा है लोगों को, जो कि सर की क्लास लग भी रही है। 100 मिली हेनरी, एच मतलब हेनरी, स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। तो 100 मिली हेनरी के एक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा है। बताइए, चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर आपको L दिया है, यहाँ पर आपका I दिया है, आपका संचित ऊर्जा E पूछ रहा है, अभी तुरंत बताए, E बराबर होता है ½ LI²। हाफ L का मान कितना है, 100 मिली है, तो 10⁻³ कर ही लीजिए, क्योंकि आप इसको ऐसा ही मात्रक में लिखेंगे, और 1 है तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 का स्क्वायर, तो काट दीजिए, 50 हो गया, और 50 है तो 50/10⁻³ है, पता ही है क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी 0.05 जूल। आंसर 3 हो गया। कितना ईजी है, तो नॉलेज बढ़ा करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित होती है। प्रत्यावर्ती का मतलब होता है अल्टरनेटिंग, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग धारा का अंग्रेजी होता है करंट। तो ए से यहाँ ए ले लीजिए और सी से यहाँ सी लीजिए, यानी क्या हो गया, AC DC नहीं है, AC है। तो AC कैसे चलता है बाबू, AC चलता है ऐसे, यानी कि देखो यहाँ पर दिशा इस तरफ है, यहाँ पर दिशा ऐसे है, और यहाँ पर देखो परिमाण इतना छोटा है, और यहाँ पर परिमाण कितना है, इतना बड़ा है, फिर छोटा है, फिर परिमाण बड़ा हो जाता है, यानी दिशा और परिणाम, दिशा बदल रही है। देखो ये इस तरफ जा रही है, ये पीछे की ओर जा रही है, दिशा बदलता है, और परिमाण भी यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो परिमाण और दिशा दोनों बदलती है। 36 नंबर, परिमाण दिशा दोनों बदलती है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, तप्त तार आमीटर, खूब पूछेगा, तो आमीटर हो कि वोल्टमीटर हो, किस पर निर्भर करता है, तो चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने दिया, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ऑरेस्टेड ने दिया,
और चुंबकीय प्रभाव में धारावाही चालक पर बल उत्पन्न होता है, ये किसने बताया? तो फैराडे ने बताया। दोनों अलग अलग बात की। जो धारा पर प्रभावित होता है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये कहा किसने? ऑरेस्टेड ने। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल उत्पन्न होता है, किसने कहा? फैराडे ने। किसने कहा? फैराडे ने। अब बात आती है कि तप्त तार आमीटर किस पर निर्भर करेगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर करेगा, ये तो सही बात है, लेकिन बात करेगा कि तप्त तार आमीटर जो होती है किस पर? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। किसने दिया था? चूंकि यदि बल नहीं लगता ना तो ये आमीटर नहीं बनता, इसलिए फैराडे जाएगा आंसर। अब देखिए केवल प्रत्यावर्ती धारा क्या क्या मापता है? तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। देखो सबसे पहली बात सुनिए, ये आमीटर जो होगा, आमीटर दो तरह का होगा, दो तरह का होगा। एक होगा आपका हॉट वायर, एक होगा नॉर्मल वाला सामान्य आमीटर। अगर आपको हॉट वायर मतलब, हॉट का मतलब तप्त, इसका मतलब तप्त तार, तो तप्त तार लिखा है, इसका मतलब हॉट वायर है। हॉट वायर का मतलब ये हुआ कि सर ये एसी डीसी दोनों मेजरमेंट करेगा, ठीक है। और नॉर्मल वाला जो होता है, नॉर्मल होता है ये आपका केवल डीसी, केवल डीसी मेजरमेंट करेगा, एसी मेजरमेंट नहीं करेगा। तो आप समझिए बात को, ये जो तप्त तार जहां देखेंगे वहां पर मारेंगे एसी डीसी दोनों, और तप्त तार जहां देखेंगे यहाँ पर, तो एसी डीसी आ गया ना, तो इसका मतलब ये आरएमएस मान यानी वर्ग माध्य मूल मान मापेगा, और ये जो होगा केवल औसत मान मापेगा। यानी दोनों क्वेश्चन आता है, डिटेल में बता दिया कि वर्ग माध्य मूल मान कौन ज्ञात करता है? तो तप्त तार। आरएमएस वैल्यू जो भी होगा वो वर्ग माध्य मूल, इसका हिंदी हुआ, ये कौन मापेगा? तो जो एसी डीसी दोनों मेजरमेंट करेगा वो ये मापेगा। और जो केवल आपका डीसी मेजरमेंट करेगा, वो डीसी का मतलब क्या होगा? एक एवरेज वैल्यू। डीसी कैसे डिफाइन होता है? औसत मान को ही बोलते हैं डीसी वैल्यू। तो केवल डीसी औसत मान बताएगा, नॉर्मल। और पूछेगा तप्त तार है, तप्त तार का मतलब एसी डीसी दोनों मापेगा और वर्ग माध्य मूल बतलाता है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे इजी है, तप्त तार है तो प्रत्यावर्ती और दिष्ट। एसी दिष्ट मतलब क्या हो गया? डीसी डायरेक्ट करंट। अब प्रत्यावर्ती मतलब क्या हो गया? एसी। आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोल के सर्वोत्तम पदार्थ है। देखो नर्म लोहा का ही बनाते हैं, लेकिन अब क्या है कि आपका जो इडी करंट लॉस है ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है वो आयरन कोर होता है। तो आयरन कोर में हम लोग क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन करते हैं किससे? सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील से लेमिनेशन करेंगे तो आपका इडी करंट लॉस कम होगा। हम चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो, इसलिए लॉस कम हो। लॉस कम होने के लिए क्या करेंगे? हम लोग सिलिकॉन स्टील का कोर बनाएंगे, सिलिकॉन स्टील का कोर बनाएंगे। 38 का आंसर जाएगा 1। 39 नंबर, अपचाई ट्रांसफार्मर में किस राशि में वृद्धि होती है? सबसे पहले समझेंगे ट्रांसफार्मर होते हैं दो तरह के होते हैं। ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं? ट्रांसफार्मर जो होते हैं परिणामित्र बोलते हैं इसके, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टेप अप, एक होते हैं आपका स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप को बोलते हैं हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई का मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, और यहां पर स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज घटेगा, ठीक है। अब सोचो किस राशि में वृद्धि होती है? अपचाई ट्रांसफार्मर में किस राशि में वृद्धि होती है? तो अपचाई मतलब क्या होगा? वोल्टेज घटेगा। लेकिन ट्रांसफार्मर का एक खास रूल ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर होती है वो कांस्टेंट होती है, शक्ति होती है कांस्टेंट। गौर से देखिएगा, अगर हम शक्ति को करते हैं कांस्टेंट, शक्ति करते हैं कांस्टेंट, शक्ति बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज Vp बराबर VI पढ़ते हैं, ये कांस्टेंट हो जाएगा। आप सोचो जब कभी भी आप वोल्टेज को घटा रहे हो तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा, तभी नहीं ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये राइट हैंड साइड वाला एकदम कांस्टेंट है। इसका मतलब एक को बढ़ाओगे तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एक बढ़ेगा, एक घटाओ एक बढ़ाओ। दूसरे को अगर बढ़ाते हो, मान लो यही बढ़ता है, मान लीजिए वोल्टेज ही बढ़ता है तो करंट घटेगा। तो यानी समझिए अपचाई में वोल्टेज बढ़ता है, इसका मतलब क्या होगा? करंट घटेगा। यहाँ अपचाई, ऊंचाई में वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटेगा, अपचाई के अंदर वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा किस राशि में वृद्धि होती है अपचाई में? तो अपचाई में वृद्धि किसकी होती है? धारा की। शक्ति क्या होता है? समान होता है, कांस्टेंट होता है। आवृत्ति भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसको समान रहता है। वोल्टता क्या होती है? अपचाई में घटती है। क्लियर है सर? आज सिर्फ क्वेश्चन हो गया।
ठीक है। तो कल हम लोग आ रहे हैं सर्किट का सवाल लेकर के, आपका समय नहीं लेते हैं ज़्यादा और टू द पॉइंट बताते हैं। धन्यवाद। अब मैं देखता हूँ आज का किसी स्लाइड नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो कल क्लास में मिलते हैं। गुड लक।